फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। और आज हम बात करने वाले हैं रोलिंग मोशन के बारे में। रोलिंग मोशन क्या है कि भाई, अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेशन भी करे और ट्रांसलेशन भी करे, ऐसा जो मोशन है वो रोलिंग मोशन कहलाएगा। और इसमें भी तीन टाइप की रोलिंग मोशंस होते हैं, जिसमें एक होता है प्योर रोलिंग, एक होता है रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, और तीसरा होता है रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है। अब इन सब के एग्जांपल्स अगर आप देखें तो आप एक व्हील को कंसिडर कर सकते हैं जो रोड पे चल रहा है। अगर व्हील रोड पे बड़े अच्छे से बिना स्लिप किए हुए चलता है तो इसको कहते हैं प्योर रोलिंग। सोचो, अगर वो बढ़ भी रहा है, आगे रोल भी कर रहा है और साथ में स्लिप भी कर रहा है, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग। और ऐसे अगर वो रोल भी कर रहा है और पीछे की तरफ स्लिप हो रहा है तो उसे बोलेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है। ये कैसे कैसे देखा जाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं रोलिंग मोशन। तो पहली बात तो ये है कि ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक जो ट्रांसलेटिव मोशन है, दूसरा जो रोटेशन मोशन है। तो हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अगर प्योर रोलिंग की बात है तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हैज नो रिलेटिव मोशन विद द सरफेस। अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि अगर ये सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोल कर रहा है इस तरीके से। ठीक है। रोल कर रहा है मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी है v सेंटर ऑफ मास या vcm जिसे मैं लिखता हूँ। और क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है, तो जो ये लास्ट पॉइंट है यहाँ का, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ लेट्स से p। इस p पॉइंट के पास कौन कौन सी वेलोसिटीज होंगी, इस बारे में बात करते हैं। इस p पॉइंट के पास कौन कौन सी वेलोसिटीज है। तो देखो, एक तो क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास के साथ, और क्योंकि रिजिड बॉडी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है वही वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की होगी सेम डायरेक्शन में। तो मतलब p के पास एक वेलोसिटी तो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन vcm। इस पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये ओमेगा से घूम भी रहा है और आप देख रहे हैं ओमेगा की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, क्या एक सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में हमने बात करी थी कि अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो इस पॉइंट की जो कि r डिस्टेंस पे है इसकी वेलोसिटी क्या इस डायरेक्शन में r ओमेगा हो जाएगी, जो बात हम रोटेशन में कर चुके हैं। तो क्या ये पॉइंट एक वेलोसिटी पीछे की तरफ भी लेके बैठा है जिसकी वैल्यू है r ओमेगा। r इज द रेडियस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो क्या यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर ये p पॉइंट जो है वो सरफेस के साथ में रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो ऐसा लिखा जा सकता है if there is a pure rolling, it means point P is at rest with respect to ground। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम P की जो वेलोसिटीज है उसको जीरो कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो P की वेलोसिटीज क्या क्या है, velocity of p is equal to velocity of center of mass minus r ओमेगा। इसके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक vcm दूसरा r ओमेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए बीच में माइनस का साइन लगाया, इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है vcm is equal to r ओमेगा। दिस इज important relation for the pure rolling। velocity of center of mass और ओमेगा इस तरीके से यहाँ पे रिलेटेड है। क्लियर है। पॉइंट पी रेस्ट पे है, ये बात प्योर रोलिंग के केस में इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जो हमने यहाँ टर्म लिखी है प्योर रोलिंग। दिस प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्लियर। अब सोचो, इसमें अगर ये जो VCM है, या आप ये मान लीजिए कि ग्राउंड के हिसाब से रेस्ट पे था, ऐसा अगर कंसिडर करें, और मानो कि यहाँ पे एक पॉइंट Q भी है जो ग्राउंड वाले ग्राउंड पे है, या इस सरफेस पे है, एक पॉइंट Q यहाँ पे भी है, बिल्कुल उससे लगता लगता एक पॉइंट यहाँ पे है, और ये Q जो है वो भी रेस्ट पे है। हमने क्योंकि बोला है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मतलब Q जो है, Q वाला पॉइंट भी रेस्ट पे होना चाहिए। ऐसा है कि यहाँ पे अपन ने हिसाब मान रखा है अभी तक। ठीक है। पर सोचो, अगर ये नीचे वाली जो ग्राउंड वाली सरफेस है, जो जिसके ऊपर ये रोल कर रहा है, वो भी मोशन में आ जाए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू Q, P अब जीरो ना रहे, तो क्या होगा? तो इस बारे में बात करते हैं। अगर VP इज मोर देन VQ, सोचो अगर VP जो है वो मोर देन VQ हो जाएगा, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे, इफ VP इज मोर देन VQ, या VP इज मोर देन जीरो, VQ इज जीरो, इफ VP इज मोर देन जीरो, तो क्या रहेगा? लिख सकते हैं VCM माइनस आर ओमेगा इज मोर देन जीरो, और अगर ऐसा है तो यहाँ से हमें मिलता है VCM इज मोर देन आर ओमेगा। तो पॉइंट P के पास जो दो वेलोसिटीज थी, उसमें से अगर VCM आर ओमेगा से ज्यादा हो गई, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ये होगा कि भैया VCM की वजह से ये जो आगे बढ़ रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, वो ज्यादा है, इसके घूमने की यहाँ जो वेलोसिटी है वो कम है। नेट वेलोसिटी इसको एक इस डायरेक्शन में यहाँ पे मिलेगी, इस पॉइंट के पास एक नेट वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। और अगर ऐसा हुआ तो ये यहाँ पे स्लिप करेगा। ये घूम तो रहा है लेकिन स्लिप करेगा, साथ में स्लाइड भी करेगा। स्लिप करना मतलब स्लाइड करना, तो घूम भी रहा है, साथ में स्लिप भी कर रहा है। तो कहाँ किस डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है? जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? दिस इज द केस ऑफ दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्लियर है? अच्छा, ये जब रोलिंग करता है तो इसको टॉर्क कौन देता है? फिर रोटेशन हो रहा है, रोटेशन करने के लिए यहाँ पे टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो ऑल द पॉइंट्स ऑफ रोलिंग रिजिड बॉडी हैव सेम एंगुलर स्पीड बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज। ये तो बात हमने यहाँ पे देख ली कि सबके लिए ओमेगा सेम है, लेकिन सबके लिए लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। अ बॉडी rolls on a surface when this surface has a frictional force, that is, torque will act on the rolling body due to frictional force। कब रोल करेगी एक बॉडी? जब वहां पे फ्रिक्शन होगा, तभी वो रोल कर पाएगी, क्योंकि रोल करने के लिए जो टॉर्क नेसेसरी टॉर्क है वो कौन प्रोवाइड करेगा इसको? ये फ्रिक्शनल फोर्स से टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो अब सोचो, यहाँ जब बॉडी फॉरवर्ड स्लिपिंग में है, इस डायरेक्शन में स्लिप कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्लाइडिंग को या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये बॉडी जो है, ये ऐसा चाह रही है कि इस नीचे वाली बॉडी पे ही आगे की तरफ स्लिप हो जाए। इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये इस स्लिपिंग को अवॉइड करना चाहेगा। ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में जो फ्रिक्शन है, एक्ट्स बैकवर्ड। फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड। क्लियर है? अच्छा सोचो, ऐसे ही अगर दूसरा केस देखा जाए, इफ VP इज लेस देन VQ, तो क्या होगा? तो हो जाएगा VCM माइनस आर ओमेगा इज लेस देन जीरो, या फिर VCM इज लेस देन आर ओमेगा। ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर ऐसा हो गया तो ये आर ओमेगा जो है वो ज्यादा होगा,
इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी इसको मिलेगी, क्योंकि आर ओमेगा इज मोर देन वी सी एम। नेट वेलोसिटी मिलने वाली है इस डायरेक्शन में। अगर नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मतलब इस बार जो स्लिपिंग इसकी है वो बैकवर्ड स्लिपिंग है, और जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, दिस इज द केस ऑफ backward slipping and friction acts forward। अभी फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन ये करेगा कि भैया जो स्लिपिंग हो रही है उसको रोकने की कोशिश करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देगा, जिसकी वजह से वी सी एम और आर ओमेगा धीरे धीरे फिर से बराबर हो जाए और प्योर रोलिंग शुरू हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम आगे करने वाले हैं जब प्योर रोलिंग नहीं दे रखी होगी लेकिन प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, और फाइनली हमें ये पता करना होगा कि कितनी डिस्टेंस पे जाके वो जो बॉडी है वो प्योर रोलिंग में आ गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम आगे जाके करेंगे, बट फिलहाल आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि रोलिंग मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों इक्वल रहते हैं, वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसे कहते हैं प्योर रोलिंग। यहाँ पे कोई भी स्लाइडिंग नहीं होती। जब स्लाइडिंग नहीं होती तो कोई रिलेटिव मोशन यहाँ नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है तो यहाँ पे कोई काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट पी है ये इस क्यू के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, प्योर रोलिंग के केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको लगेगा कि यार ऑब्जेक्ट तो चल रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जो लास्ट वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये रेस्ट पे रहता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज होता है। क्लियर है बात पक्के से? चलिए, अब अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो पॉइंट्स है उनकी वेलोसिटीज की बात करें तो क्या कह सकते हैं भाई? अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये वी सी एम इसकी वेलोसिटी है, ओमेगा ऐसा है, तो आपने बोल दिया कि ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, वीपी इक्वल टू जीरो, या फिर आपने बोला कि वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा, ये बोल दिया आपने। अब तो सोचो जो टॉप पॉइंट है इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी? इसके लिए वी सी एम भी इस डायरेक्शन में आएगा और आर ओमेगा भी इस डायरेक्शन में आएगा। टोटल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स वी सी एम, क्योंकि आर ओमेगा भी इक्वल टू वी सी एम। तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी होती है ट्वाइस ऑफ द वीसीएम। बॉटम पॉइंट जो कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी है जीरो। इसका मतलब हर एक पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट है, हर एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। क्लियर? ऐसे आप अगर ये पॉइंट देखना चाहें, इसकी वेलोसिटी अगर आप देखना चाहें तो आप इसके लिए वेलोसिटी क्या लिखोगे कि भैया वीसीएम तो इस डायरेक्शन में है ही, आर ओमेगा इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसके लिए आप अगर नेट वेलोसिटी लिखोगे तो आप लिखोगे √2 टाइम्स वीसीएम। क्लियर? इन दिस डायरेक्शन ये इसकी नेट वेलोसिटी आएगी। तो ये सारी बातें आप रोलिंग में ध्यान रखिएगा कि हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। एक वेलोसिटी उसको मिलती है ट्रांसलेशन की वजह से, दूसरी वेलोसिटी उसे मिलती है रोटेशन की वजह से। ट्रांसलेशन में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो हर एक पार्टिकल के पास होगी सेम डायरेक्शन में, और रोटेशन की वजह से जो ओमेगा है उसके हिसाब से आप आर ओमेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में बना सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक अच्छे से? चलिए, तो भैया अपने को एक बात तो समझ में आ गई कि जब प्योर रोलिंग होगी उस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा फ्रिक्शन होगा? वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन आप जानते ही हैं वैल्यू कितनी होती है इसकी। इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 to μs × n के बराबर, एफ मैक्स तक। ये बात हम जानते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी जरूरत होती है। और जब रोलिंग विद स्लाइडिंग हो रहा है, वो चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, हम देख चुके हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी। बट रोलिंग विद स्लाइडिंग जब होगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, कितनी वैल्यू उसकी होती है? ये हमेशा इक्वल होता है म्यू के इंटू एन के बराबर, ये कांस्टेंट होता है।
इस तरीके से। क्लियर है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ये रोलिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन की वैल्यूज आपको इस तरीके से देखनी होंगी। अगर स्लाइडिंग है तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे, अगर स्लाइडिंग नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है? अगर प्योर रोलिंग का अगर जब केस होता है तो प्योर रोलिंग आपसे जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में तो स्पेशली वो प्योर रोलिंग ही पूछा जाता है। जेई में जरूर क्वेश्चंस दूसरे भी बनते हैं जिसमें रोलिंग स्टार्ट होती है कुछ टाइम बाद, तब तक का मोशन रोलिंग विद स्लाइडिंग होता है। बट स्पेशली नीट के लिए प्योर रोलिंग आपको ध्यान रखना है, एक तो वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा, दूसरी बात ऐसे ही ए सी एम इक्वल टू आर अल्फा, ये दोनों रिलेट करते हैं यहाँ पे बिल्कुल। और तीसरी बात यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है? ये आपको प्योर रोलिंग के केस में हमेशा ध्यान रखना है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन प्योर रोलिंग के ही इसमें बनते हैं। क्लियर है बात? ओके। अच्छा, जेई वालों के लिए है जिनको बाकी क्वेश्चंस भी करने होंगे, स्लाइडिंग वाले क्वेश्चंस भी करने होंगे, तो आप एक नोट यहाँ पे डाल सकते हैं या एक बात अपने ध्यान में रख सकते हैं कि जब ये क्लियर नहीं हो कि जो ये रोलिंग बॉडी है ये स्लाइड कर रही है या नहीं कर रही। भाई अगर हमें क्लियर नहीं है, हम नहीं बता पा रहे कि ये प्योर रोलिंग है या नहीं, या क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो हमें क्या मानना है? हमें अज्यूम करना है कि ये प्योर रोलिंग कर रही है। हमें क्वेश्चन शुरू कैसे करना है? हमें ये मान के शुरू करना है कि हाँ भाई ये अब जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, ये प्योर रोलिंग कर रही है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपने अजम्पशन लिया है वो सही है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे कि भैया अगर प्योर रोलिंग है तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 0 से म्यू एस इंटू एन के बराबर, जो हमने अभी लिखा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? 0 टू म्यू एस इंटू एन तक। तो आप जब क्रॉस चेक करेंगे फ्रिक्शन के लिए, अगर वो फ्रिक्शन इसके बीच में आता है तब तो आपका अजम्पशन सही है, वो प्योर रोलिंग कर रही है। लेकिन अगर फ्रिक्शन इससे ज्यादा आता है, इस लिमिट के बाहर आता है, तो आप बोलेंगे कि भैया यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है इसका मतलब आपको अपना क्वेश्चन फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपका असम्पशन गलत हो गया है। तो जब भी ध्यान रखिएगा आपको नहीं पता चले कि ये रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है या विद स्लाइडिंग है, आपको हमेशा प्योर रोलिंग मान के ही शुरू करना है। फिर फ्रिक्शन को चेक करना है। फ्रिक्शन अगर ठीक है तो आपका assumption ठीक है, फ्रिक्शन अगर ठीक नहीं है तो आपको अपना क्वेश्चन फिर से दूसरे तरीके से शुरू करना पड़ेगा। ठीक बात है? चलिए आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जीज की, कि रोलिंग के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो लिखते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। और प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन। तो प्योर रोलिंग के केस में रोलिंग मतलब दोनों चीजें हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो आएंगी वो भी दोनों की वजह से आएंगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर। ये होगी काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशन। ऐसे अगर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के लिए लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमने अभी कल के वीडियो में पढ़ा है ये बात, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बात? अब यहाँ से अपन इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि ये जो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर है तो ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ, आई को मैं लिख सकता हूँ, याद कीजिए एम के स्क्वायर। क्या था एम के स्क्वायर? के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, रिमेम्बर। किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर लिखा जा सकता है। और ओमेगा स्क्वायर को मैं लिखता हूँ वहां से वी सी एम बाई आर का स्क्वायर। ये भी आप जानते हैं, हमने अभी पढ़ा था प्योर रोलिंग के केस में वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा आ गया वी सी एम बाई आर। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए दोनों टर्म से हाफ एम वी सी एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो बचा वन, इधर अब आपके पास बचेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग।
क्लियर है? ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? VCM is velocity of center of mass, K is radius of gyration, and R is the radius of the object। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रोलिंग के लिए आप काइनेटिक एनर्जी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 + k² बाय r²। क्लियर है? अच्छा, आपसे अगर यहाँ पे रेशियो पूछ लिया जाए कि बताइए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का रेशियो इज टू काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन इज टू काइनेटिक एनर्जी टोटल, या काइनेटिक एनर्जी रोलिंग टोटल आप बोल सकते हैं इसे, वो रेशियो कितना बन रहा है? तो हम जानते हैं ये होता है ट्रांसलेशन के केस में हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, तो ये हो गया 1, क्योंकि हाफ एम वी सी एम सब में आएगा, इज टू k² बाय r² इज टू 1 + k² बाय r²। ये इनका रेशियो बनता है। तो ये भी कभी कभी रेशियो पूछ ले जाते हैं, तो आप पूरा सॉल्व करने के बजाय अगर आप ये सीधा ध्यान रखेंगे तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये k² बाय r² कहाँ से आया? रोटेशन का हमें पता है होता है ½ I ω², और वही आपने इसको ऐसे लिखा ½ mk² और ओमेगा को लिखा VCM/r²। तो यहाँ से आप ½ mVCM² बाहर ले सकते हैं, k² बाय r² बचा। अब क्योंकि सब में ½ mVCM², ½ mVCM² और ½ mVCM² आ रहा है, वो कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो रेशियो में काउंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं कि आपसे अगर फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए। क्या पूछा जाए? अगर फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी, तो लिखा जैसे एग्जांपल है, सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे सीधा सीधा डिस्कस कर लेते हैं। पूछा आपसे, बताइए फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ट्रांसलेटरी मोशन, कितनी फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन के साथ एसोसिएटेड है? तो फ्रैक्शन किस पर निकाला जाएगा? फ्रैक्शन निकाला जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टू द काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी से, इससे फ्रैक्शन निकाला जाएगा। टोटल में से ट्रांसलेशन के पास कितना है, तो ये हो जाएगा 1/1 + k² बाय r²। आप रेशियो से भी देख सकते हैं, टोटल है 1 + k² बाय r², काइनेटिक ये ट्रांसलेशन है 1, तो अगर रेशियो निकालोगे आप तो ये आएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा गया कि बताइए फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटरी मोशन, ये कितना है? सेम क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटरी मोशन, ये कितना आएगा? तो यहाँ क्या लिखोगे आप? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की जो है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की जो है, कितना लिखा था आपने? रोटेशन के केस में लिखा है k² बाय r² डिवाइडेड बाय 1 + k² बाय r²। अच्छा, इसको मैं अगर नीचे डिवाइड कर दूं तो ऊपर से आएगा 1/r²/k² + 1। ये आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। दिस इज द फ्रैक्शनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटरी मोशन। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर मैं आपको बोलूं, मान लीजिए एक सॉलिड सिलेंडर है, तो बताइए इसके केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सॉलिड सिलेंडर के केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग कितनी है, ये आपसे पूछा गया। वही VCM और उसी के टर्म में आपको बताना है, तो बताइए कितना लिखेंगे? फॉर्मूला आपने क्या लिखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का? ½ mVCM² 1 + k² बाय r²। ये है तरीका। तो आपको अगर के पता है तो आप इसके लिए आंसर अपना बता सकते हैं। यही क्वेश्चन है। सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अच्छा, अगर हमने नहीं लिखा है तो आप इसको अब यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सॉलिड सिलेंडर का जो केस होता है, देखिए अगर एक सॉलिड सिलेंडर आपको अगर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं भाई? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर है, तो आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक डिस्क कंसिडर करूं ऐसी,
और ऐसी बहुत सारे डिस्क अगर पैरेलल अरेंज कर दूं तो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। ऐसी बहुत सारे डिस्क को अगर पैरेलल अरेंज करता रहूं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार लाइन से इकट्ठा कर दूं, तो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क के लिए होता है वही एक सॉलिड सिलेंडर के लिए भी होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये जो इसकी नेचुरल एक्सिस है इसके अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, जो डिस्क का है वही। और ऐसे अगर एक हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर के केस में आप क्या अरेंज करेंगे तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। आप अगर ऐसी रिंग्स अरेंज कर दें यहाँ पे, ऐसी बहुत सारी रिंग्स अरेंज कर दो जिसमें सिर्फ मास जो है वो पेरीफेरी पे ही है, इन सबको अगर पास में अरेंज कर दो तो एक हॉलो सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वो सीधा सीधा बनता है रिंग के बराबर, विच इज एम आर स्क्वायर। ठीक है। अब आपको यहां से मिल गया कि भैया अगर ये एम के स्क्वायर के इक्वल है तो यहाँ से के कितना मिलेगा, आर बाई रूट टू। क्लियर। और अगर ये एम के स्क्वायर के इक्वल है तो यहाँ से आपको के मिलेगा आर के बराबर। हम यहाँ पे इनको पुट करते हैं, तो एक सॉलिड सिलेंडर के केस में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं तो लिखूंगा हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू वन प्लस के की जगह डाला, या के स्क्वायर की जगह डाल दिया आर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा वन बाई टू। क्लियर है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से मैं के की जगह के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो लिख देता हूँ, तो क्या मिल रहा है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू। ऐसे अगर यहाँ लिखूंगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आपको मिलेगा वन के बराबर। ठीक है। तो ये आप सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है इधर से थ्री बाई टू, हाफ बाहर है, थ्री बाई फोर एम वी सी एम स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ऐसे अगर हॉलो सिलेंडर की बात करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग की, तो क्या लिखोगे, ये आप लिखेंगे हाफ एम वी सी एम स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसके लिए है वन के बराबर, तो आपका आंसर आएगा एम वी सी एम स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग फॉर अ होलो सिलेंडर। या थिन रिंग के लिए भी यही होगा। ऐसे ही जो सॉलिड सिलेंडर का लिखा है वो एक डिस्क के लिए भी सेम होगा, क्योंकि आई तो दोनों का सेम होता है। अगर सॉलिड स्फीयर की बात करते तो आप आई को टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर करते और वहां से आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखते। अगर होलो स्फीयर करते तो टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर करते। क्लियर है। तो आप जब के लिखेंगे तो सीधा सा हिसाब यही है कि आपको आई को एम के स्क्वायर के इक्वल करना है, वहां से आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फाइंड कीजिए और उस फॉर्मूला में पुट कीजिए। ठीक। जैसे सॉलिड स्फीयर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो सॉलिड स्फीयर के केस में आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। तो अगर ये एम के स्क्वायर के इक्वल है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ से कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा टू बाई फाइव के बराबर। ऐसे अगर होलो स्फीयर की बात करोगे तो कितना मिल जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टू बाई थ्री के बराबर। ठीक है। और अब अगर ये स्फीयर यहाँ पे रोल कर रहे होते तो आप टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेम फॉर्मूला से दे सकते थे, जहाँ पे आपने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रखना है वहां पे ये टू बाई फाइव या टू बाई थ्री की वैल्यूज आप पुट कर देते। क्लियर है सारी बातें अच्छे से। चलिए, तो एक क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। डायग्राम है कुछ ऐसा। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m हैज अ स्ट्रिंग wrapped several times around its circumference। ठीक है। सर्कमफेरेंस पे बहुत स्ट्रिंग को बहुत बार रैप किया गया है। ठीक है। द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द सीलिंग। और फ्री एंड जो स्ट्रिंग का था वो सीलिंग पे जोड़ दिया गया ऊपर। एंड द सिलेंडर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब सिलेंडर को रेस्ट से अगर रिलीज करोगे तो वो स्ट्रिंग खुलती जाएगी और सिलेंडर नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन वो फ्री फॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जैसे जैसे खुलती जाएगी वैसे वैसे वो नीचे की तरफ घूमता हुआ गिरेगा। यहाँ एक रोलिंग मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? एक रोलिंग मोशन यहाँ पे होने वाला है। और मैं रोलिंग मोशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग का जो पॉइंट है वो हमेशा रेस्ट पे रहने वाला है, क्योंकि वो सीलिंग से अटैच्ड है।
तो स्ट्रिंग तो कहीं मूव कर नहीं रही। जब स्ट्रिंग मूव नहीं करेगी तो वो उसका पॉइंट रेस्ट पे है। हमने प्योर रोलिंग के केस में यही देखा था कि जहां पे रोटेशन होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इसको प्योर रोलिंग कहेंगे। तो यही बात यहाँ पे होने वाली है। क्या होने वाला है? प्योर रोलिंग की कंडीशन बनेगी। तो आपसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए, ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर दे रखा है आपको ऑलरेडी। मास m, रेडियस r। ठीक है, तो इस पे अगर मैं FBD बनाऊं तो देखिए क्या बन रहा है। इसका mg इस तरफ नीचे लग रहा है, ये है इसकी रेडियस r। क्या इस mg की वजह से ही ये नीचे गिरना शुरू करेगा? बिल्कुल हाँ। और कोई फोर्स इस पे है नहीं नीचे की तरफ, तो mg की वजह से नीचे जाना शुरू करेगा। तो अगर मैं फोर्स की इक्वेशन लिखूं F इक्वल टू एम ए, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए। एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, टेंशन इस पे यहाँ ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, और अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखना चाहूँ, एक ये तो आपने लिख ली ट्रांसलेशन के लिए, दूसरी अगर मैं लिखूं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा रोटेशन के लिए, तो यहाँ टॉर्क किसका लग रहा है? टॉर्क यहाँ पे किसका लग रहा है? तो अगर बात करें कि सेंटर के अबाउट यहाँ पे टॉर्क फाइंड करें, तो mg का टॉर्क तो है जीरो, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है mg। तो जो टॉर्क लग रहा है वो टेंशन का लग रहा है। तो अगर टेंशन का टॉर्क लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा टी इंटू आर के बराबर। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ये जो फोर्स यहाँ पे है टेंशन फोर्स, इस पॉइंट के अबाउट मुझे अगर टॉर्क लेना है, ये डिस्टेंस है आर, दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए टॉर्क सीधा सीधा लिखा जाएगा टी इंटू आर के बराबर। एंड दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर है? पक्की बात। अच्छा, व्हाट इज आई फॉर द सॉलिड सिलेंडर? एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। यहाँ से आपको टेंशन जो है वो मिल जाएगी। देखिए टी इंटू आर इक्वल टू दिस, एक कार से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको टेंशन मिलेगा mr/2 इंटू अल्फा। दिस इज द टेंशन फोर्स। क्लियर? ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब अगर ध्यान से देखें तो क्योंकि ये घूम रहा है तो यहाँ पे जो अल्फा है वो इस डायरेक्शन में है। हमें पता है फॉर प्योर रोलिंग या नो स्लिपिंग, इसको ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी, फॉर नो स्लिपिंग केस या प्योर रोलिंग केस, ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फा। ये बात तो क्लियर है, ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फा। हमने बात करी थी जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा था, वैसे ए इक्वल शुड बी आर अल्फा। अगर ये हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए अपने पास क्या इक्वेशंस बनती हैं। mg माइनस टी, तो टी की जगह मैं डालता हूँ यहाँ से mr/2 इंटू अल्फा की जगह मैं डाल रहा हूँ यहाँ से a/r। क्लियर है? अल्फा की जगह क्या डाल दिया? a/r। ये हो गया टेंशन इक्वल टू एम ए। सब जगह से m कैंसिल हो गए। यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो r से r भी कैंसिल हो गया, ये a उस तरफ गया, 3a/2 हो जाएगा। फाइनली आप जब a कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2/3 g। ये आपको मिला एक्सेलरेशन की वैल्यू। और ये एक्सेलरेशन अगर आप यहाँ पे पुट कर दीजिए टेंशन वाले में, टेंशन का आप लिख सकते हैं mr/2 इंटू a/r। अल्फा इज a/r। तो यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू पुट करते हैं तो टेंशन भी आपको मिल जाएगा mr/2 इंटू a/r। तो a हो गया 2/3 g डिवाइड बाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया। फाइनली जो आपको एक्सप्रेशन मिला वो मिला mg/3 के बराबर। ये आपको मिल गई टेंशन की वैल्यू। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे करना है ये बात आपको क्लियर है अब? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से एक बार बताता हूँ क्वेश्चन कैसे किया हमने। क्वेश्चन करने का तरीका, दो चीजें हमें यहाँ पे यूज करनी है, एक फोर्स से रिलेटेड, दूसरा टॉर्क से रिलेटेड, क्योंकि दो मोशन है, एक ट्रांसलेशन है, दूसरा रोटेशन है। तो दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये प्योर रोलिंग का केस है, क्योंकि जो सिलेंडर है वो नीचे की तरफ भी गिर रहा है, मतलब उसका ट्रांसलेशन मोशन भी है, और वो घूमता हुआ भी गिर रहा है, रोटेशनल मोशन भी है। प्योर रोलिंग केस मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो ऊपर से फिक्स्ड है, स्ट्रिंग का वेलोसिटी जीरो होगी। जब स्ट्रिंग की वेलोसिटी जीरो है और सिलेंडर उस पर रोल कर रहा है, इसका मतलब सिलेंडर उस पर रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वहां पे प्योर रोलिंग हो रही है, कोई स्लिपिंग नहीं है। और प्योर रोलिंग की इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज कर ली, ए इक्वल टू आर अल्फा।
तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। एक फ़ोर्स से रिलेटेड F इक्वल टू ma, दूसरा टॉर्क से रिलेटेड और तीसरा प्योर रोलिंग से रिलेटेड। इन 3 को यूज़ करके हमने अपने आंसर कैलकुलेट किए हैं। फ़ोर्स क्या-क्या लगा? तो mg नीचे, T ऊपर, mg माइनस T इक्वल टू ma। टॉर्क जब देखा गया तो सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क देखा तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क किसका बनेगा? mg का टॉर्क तो 0 है क्योंकि वो इस सेंटर से ही पास हो रहा है। जब उसी पॉइंट से पास होता है तो टॉर्क 0 होता है। टेंशन का टॉर्क होगा, टेंशन का टॉर्क हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, T इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। आई हम जानते हैं एक सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है mr²/2, वो यहाँ पे हमने यूज कर लिया और उसके बाद सारी चीजें सॉल्व करी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? अब अच्छे से कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन? चलिए, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब बात करेंगे कि अगर एक बॉडी अगर रोल कर रही है एक इंक्लाइन प्लेन पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जीज, उसका मोशन कैसा कैसा होगा। ठीक है, उस पर फ्रिक्शन कितना एक्ट करने वाला है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।